हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बीपीएससी और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो ये टॉपिक है और ये खास करके जीएस और साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ स्टूडेंट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। ठीक है, और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है आपको बहुत सारे जो है हम डिस्कशन क्वेश्चन के बारे में करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो बीपीएससी टीआरई फेज 2 की जो एग्जाम होने वाली है वो आगामी दिसंबर में होने वाली है, तो इसलिए आप सभी के कॉन्सेप्ट को चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी का सोशल साइंस और साइंस से रिलेटेड हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चे जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, तो आज हमारा जो ये जैव प्रक्रम का जो है हमारा डिस्कशन क्लास क्या होगा, स्टार्ट होना जो है शुरू हो गया। ठीक है, तो चलिए, और भी जैसे कि आप सभी अगर हमारे ऑफलाइन क्लास का जो है लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास सौम्या एजुकेशन जो कि डीआईजी चौक पूर्णिया पे स्थित है, तो वहां आप ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पूर्णिया में आने की असुविधा हो रही है, दूर दराज के स्टूडेंट हैं, तो वैसे स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन बैच को भी जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे इस बैच में जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो, लेक्चर क्लास और बहुत सारे जो है अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स और पीडीएफ भी क्या हो जाएंगे हमारे ऐप फर्स्ट अटेम्प्ट पर अवेलेबल हैं। तो आप सभी जो है हमारा ऐप फर्स्ट अटेम्प्ट को डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही जो लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो वो गूगल मीट के द्वारा जो है लाइव क्लास भी घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। तो चलिए, तो देर किस बात की, तो आज ही कॉल करें हमारे नंबर पर। तो हमारा नंबर है 6205786557। तो इस नंबर पर आप कॉल करके आप सारी क्वेरी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए कि हम लोग अगले जो टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, वो हमारा डिस्कशन का जो है सेशन स्टार्ट हो गया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, कह रहा है दंत प्लाक। ठीक है, कैसे बनता है दंत प्लाक, समझते हैं। दांत के चारों ओर क्या होते हैं, एक प्लग जम जाता है जिसको कि हम इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। तो ये कैसे बनता है, तो ये कैसे बनता है, जो भी चीजें हम क्या करते हैं, यानी कि फूड पार्टिकल्स हम जो खाते हैं, हम फूड खाते हैं, तो उनके जो फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे दांतों के किनारे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जीवाणुओं का क्या हो जाता है, प्रकोप हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण दंत प्लाक जो है वो बनने लगते हैं, और इस दंत प्लाक से, टीथ प्लाक से क्या होता है, दांत से संबंधित कई बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अवशिष्ट भोजी का कौन सा उदाहरण है। देखिए, अवशिष्ट मतलब होता है बेकार पदार्थ। तो बेकार पदार्थ को, बेकार भोजन को जो कि बेकार है, सड़ा हुआ है, तो उसका कौन सा उदाहरण होगा। पहला ऑप्शन है तिलचट्टा, दूसरा केचुआ, तीसरा बाघ, फिर है भेड़िया। ठीक है, तो देखिए तिलचट्टा जो होता है वो मृतोपजीवी को खाता है। ठीक है, मृतोभोजी है। ठीक है, जिसको हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं। ठीक है, बाघ जो है और भेड़िया जो है ये सब क्या है, मतलब मांसाहारी है। ठीक है, तो केचुआ जो है वो क्या है,
अवशिष्ट भोजी है, यानी कि अवशिष्ट यानी कि जैसे कि मल वगैरह में या बेकार चीजों पे क्या होते हैं, इनको वो फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में जो भी मतलब कि ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ये कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, ग्लूकोज से नहीं, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश और हरित लवक, सूर्य प्रकाश और हरित लवक, ठीक है, तो इनकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। हरित लवक यानी कि ग्रीन पिगमेंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो इनकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 का निर्माण करते हैं और प्लस ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और साथ में क्या रहता है, जलवाष्प रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ से जो है ये ऑक्सीजन गैस होगा, तो ये वाटर से, ठीक है, यानी कि क्या, पानी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाएगा, अमाशय के आगे वाले भाग को हम कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मुख गुहा, जिसको कि हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो ये है मुख गुहा और इसका पिछला भाग क्या कहलाएगा, इसका पिछला भाग होता है ग्रसनी, जिससे कि हम भोजन का क्या और वायु का क्या करते हैं, ग्रास करते हैं, निगलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अमाशय में अधपचे भोजन यानी कि ले के समान, ठीक है, ले के समान हो जाता है, तो उसको अधपचे भोजन को हम क्या कहते हैं। पहला है चाइल्ड, नहीं, दूसरा है काइम, ठीक है, फिर तीसरा है काइलोमाइक्रोन, ये नहीं होगा, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो भी अमाशय में हमारे अधपचे भोजन होते हैं उसको हम कहते हैं काइम। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, कहाँ होता है, हिल्स अभिक्रिया में, नहीं, अप्रकाशिक अभिक्रिया में, हाँ, जहाँ प्रकाश की जो है उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है, या अप्रकाशित नहीं होगा, प्रकाश तो चाहिए, ग्लूकोज के लिए प्रकाश चाहिए, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, या प्रकाशिक अभिक्रिया होगा, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक। चलिए ठीक है, यहाँ भी होगा, प्रकाशित कर लीजिएगा। कैब अभिक्रिया में नहीं, फिर है ग्लाइकोलाइसिस के समय, ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। चलिए लाइसिस जो है वो क्या है, ब्रेक डाउन को कहते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन भी होता है। चलिए और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ग्लूकोज
उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, या इनमें से सही भी? तो देखिए, जब हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिशन भी करते हैं, हम रेस्पिरेशन भी करते हैं और हम उत्सर्जन भी। यहाँ जैव की बात हो रही है तो जैव में हम प्लांट्स को भी देखेंगे, क्योंकि इनमें भी क्या होते हैं, ये भी पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और एनिमल्स भी, दोनों। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, जैव है, जिसको कि हम लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जितने भी हैं सब नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सभी जरूरी है, तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन पोषण की विधि है? पोषण की कौन सी विधि है, ये आपको बताना है। स्वपोषण ये भी विधि है, यानी कि प्लांट मतलब कि कोई भी जीवों में पोषण जो है स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, श्वसन में कौन पोषण की विधि है? श्वसन नहीं, श्वसन विधि नहीं है। फिर है परपोषण, परपोषण यानी दूसरों पर डिपेंड है। ठीक है, तो ए और सी होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी, हेटरोट्रॉपिक और क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, यानी स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जो स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जबकि जितने भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे इस प्लांट्स पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, यानी ऑटोट्रॉपिक पर डिपेंड होते हैं, स्वपोषियों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों होता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दोनों है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, यानी डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि पर्णहरित, पर्णहरित जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, ऑक्सीजन को मुक्त करना, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, सी नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना, और डी है जल अवशोषित करना। तो पर्णहरित क्लोरोफिल का जो मुख्य फंक्शन, मेन फंक्शन क्या हो जाएगा कि प्रकाश ऊर्जा को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, फोटो एनर्जी को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, इसका मुख्य काम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है रसायन स्वपोषण, रसायन स्वपोषण। तो रसायन स्वपोषण यानी कि केमिकल ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो देखिए, यहाँ सिर्फ अगर स्वपोषी की बात आती तो स्वपोषण में सिर्फ हरे पौधे होते, लेकिन स्वपोषण में क्या है, रसायन है, और ये क्या है, कहीं ना कहीं कृत्रिम है। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल है। तो रसायन में क्या हो जाएगा, जो कि नॉन ग्रीन होंगे, क्योंकि हरे पौधे ग्रीन में आते हैं, ये नॉन ग्रीन बैक्टीरिया हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हम क्या देंगे, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलाय होते हैं? पहले यानी आंत के कोशिका में लगभग कितने विलाय होते हैं? तो हम बोलेंगे 3000 विलाय होते हैं। विलाय जो होता है वो आंत में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल जैसी क्या होती है, संरचना होती है, जो कि वहाँ मूवमेंट का काम करती है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर सी हो
गया, यानी 3000 विलाय जो है आंतीय कोशिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होगा? रक्त में होगा, रक्त के द्वारा होगा, पानी के द्वारा होगा, या पानी और रक्त दोनों के द्वारा होगा, या लैक्टिलियल के द्वारा होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लैक्टिलियल के द्वारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हम सभी के दिमाग में होगा ऊर्जागृह में होता था कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमारे शरीर का ऊर्जागृह कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो लेकिन यहाँ ऊर्जा मुद्रा पूछ रहा है, तो ऊर्जा मुद्रा कौन होता है? तो ऊर्जा का संचयन ऊर्जा किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, जो कि वायवीय रूप से मनुष्य सजीवों में 36 प्रकार के एटीपी क्या होते हैं? बनते हैं। और जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और वायवीय माध्यम के द्वारा जो है 2 एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बातें याद रखेंगे। तो एटीपी जो कि ऊर्जा के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। कह रहा है कि फेफड़ा का आकार होता है। ठीक है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार यानी गोल होता है, शंकुआकार यानी शंकु के आकार का होता है। शंकु का आकार जैसे कि बर्थडे केक होते हैं ना, वो शंकु का आकार हो गया। ठीक है, बेलनाकार होता है या फिर अंडाकार होता है। तो फेफड़े का जो आकार होता है वो शंकुआकार होता है। कैसा होता है? शंकुआकार होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा ये बताना है। द्विपाली यानी कि द्विपाली मतलब बाइलोबियल, उसके बाद वृक्क आकार का यानी कि किडनी के आकार का, सी है बहुपाली यानी कि मल्टीलोबिलियल, और एस आकार यानी कि एस शेप्ड का। ठीक है, तो ये आपको बताना। तो याद रखेंगे कि न्यूट्रोफिल में जो होते हैं, जो केंद्रक होते हैं वो बहुपाली में होते हैं यानी कि मल्टी लोब वाले होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक के नाम से किसे जानते हैं? तो आप सभी ये क्वेश्चन बहुत बार कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है स्प्लीन को यानी कि प्लीहा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बोलेंगे, क्वेश्चन है कि एक हृदय चक्र में यानी कि 1 टाइम हार्ट बीट करने में जो है कितना समय लगता है? तो 1 टाइम हार्ट बीट करने में 0.8 सेकेंड का जो है टाइम लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रक्त का पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो परासरणी सांद्रता यानी कि ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है तथा विद्युत अपघटन समन्वय का नियंत्रण किया जाता है। तो यानी कि रक्त का पावर ऑफ हाइड्रोजन जब उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बात हो और साथ ही हम क्या देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कॉम्बिनेशन की बात हो, तो ऐसे में जब कंट्रोल अगर हम करेंगे तो कंट्रोल हम किनके द्वारा करेंगे? तो हम चयनात्मक
अवशोषण के द्वारा करेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ब्लड अब अम्लीय है या क्षारीय है, ये उस पर डिपेंड करता है। तभी वहाँ क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो ब्लड की अम्लीयता और क्षारीयता, यानी कि ब्लड का पीएच मान 7 से अधिक है कि 7 से कम है, उस पर जो है क्या होती है, आधारित होती है। तो वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है और साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपका कंट्रीब्यूशन होते हैं, वो दोनों इस पर क्या होंगे, निर्भर करेंगे। तो वहाँ क्या होगा, चयन वाली बातें होगी, सिलेक्शन होगा, और ये सिलेक्शन में रीअब्जॉर्प्शन की बात जरूर होगी। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पुराने जड़ों में मूल रोमों, यानी कि जो भी मतलब कि पुराना पौधा होता है तो उनके जड़ भी पुराने हो जाएंगे, तो उनके जो मूल रोम होते हैं, रोम मतलब जड़ होता है, उनका जो मेन रूट होता है, तो मेन रूट का उसमें तो अभाव पाया जाता है। तो वैसी स्थिति में ये जो पुराने प्लांट होते हैं वो रेस्पायरेशन के लिए, श्वसन के लिए जो है कौन से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, तो ये जो गैसों का आदान प्रदान यानी कि क्या कि ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो ये लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है ये किसके द्वारा हो करेगा, ये पुराना पौधा मूल जड़ से, तो ये वात रंध्रों के द्वारा करेगा। किसके द्वारा, उसके जड़ में एक वायवीय जड़ होते हैं जो कि क्या होते हैं कि हवा के माध्यम से वो क्या करता है, गैसों को एक्सचेंज करता है। तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है, यानी कि ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो कहाँ होता है, तो पीसीटी में होगा। कहाँ होगा, पीसीटी में होगा। चलिए राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्या होती है, यकृत होता है, यानी लीवर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रकाश संश्लेषण अंगक इनमें से कौन है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाला कौन सा जो है इनमें से अंग है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद करता है। तो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो हमने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, वायुमंडल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करेंगे, वाटर, ठीक है, इन दोनों को क्या करेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल जो कि हरित रंजक होते हैं, जो कि क्या कहलाता है, जो कि जिसके कारण पत्तियां क्या होते हैं, हरे होते हैं। तो इनके प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। और क्या रिमूव करेगा, ऑक्सीजन और जलवाष्प को क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज बना। तो ये क्या है, तो यहाँ हम जो ऑप्शन देख रहे हैं तो क्या है भाई, क्लोरोफिल। क्या है हमारा, क्लोरोफिल। तो यानी क्लोरोफिल का मतलब हरित लवक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो होते हैं वो क्लोरोफिल अणु होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का इकाई माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, क्योंकि इन्हीं के प्रेजेंस में क्या होते हैं, हरे पौधे जो है वो एक उत्पाद जिसका नाम ग्लूकोज है वो बनाता है, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
26 कह रहा है निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप, पादप मतलब प्लांट्स, तो परजीवी पादप में कौन आएगा तो बताइए। बैक्टीरिया है, कवक है, विषाणु है, कसकुटा। कसकुटा हम अमरबेल को कहते हैं। कसकुटा हम किसको बोलते हैं? अमरबेल को बोलते हैं। आप सभी देखे होंगे जब जंगल वंगल गए होंगे तो वहां देखे होंगे कि एक ऐसा मतलब कि पेड़ों पर एक ऐसा जाल जैसा क्या है, एक संरचना पूरा क्या होता है उस पेड़ को कवर कर लेता है। तो वो उसका नाम क्या होता है? उसमें एक भी पत्ते नहीं होते हैं, सिर्फ लगेगा कि जाल जैसा कवर कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये जो प्लांट होते हैं ये पैरासिटिक प्लांट होते हैं और उसी को कहते हैं अमरबेल, यानी कि उसका ही नाम है कसकुटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है गोबर छत्ता। ठीक है, जिसको कि हम मतलब कहिए कि गांव का मशरूम बोल सकते हैं आप इसको। तो ये जो गोबर छत्ता होता है तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो होता है जहाँ देखिएगा कि गोबर वगैरह सड़ बढ़ जाता है या बहुत जहाँ पे क्या है गीली मिट्टियाँ हैं या फिर गीली लकड़ियाँ हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं ये गोबर छत्ता ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो गोबर छत्ता है एक क्या है सैक्रोफाइटिक है, क्योंकि एक प्रकार का वो क्या होता है फंगस की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में से क्या है? तो अभी जस्ट हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण का जो हम प्रोसेस आपको करके दिखाए, ठीक है, तो प्रोडक्ट में हम देखे थे कि हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ सहयोग करता है और सनलाइट और साथ में जो हरे पौधे में होते हैं जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो इन दोनों के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। ग्लूकोज एज ए प्रोडक्ट, ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट के रूप में क्या करते हैं सिंथेसिस करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन गैस को क्या करेंगे रिमूव करेंगे और उनके साथ वही रहेगा जलवाष्प, यानी कि जल का वाष्प रहेगा। तो प्रोडक्ट में हमने क्या देखा? प्रोडक्ट में हमने देखा ग्लूकोज। क्या देखा भाई? ग्लूकोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बस बहुत ही आसान से आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। आपको आर्ट्स वाले बच्चे को ये नहीं लगेगा कि भाई साइंस बहुत भारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कह रहा है स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्लांट में ही होते, प्लांट के लीफ में पाए जाते हैं स्टोमाटा। ठीक है, तो ये स्टोमाटा जो होता है तो वो क्या क्या करते हैं ये देखिए। इसका काम होता है क्या कि वो ऑक्सीजन को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा रिमूव करेगा और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, फिर ऑक्सीजन को लेना, यही काम इनका होता है। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है ये आदान प्रदान करते रहता है। चलिए दोनों तो होनी ही चाहिए। फिर है जलवाष्प का निष्कासन, बिल्कुल अभी हमने जस्ट देखा कि क्या होते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जलवाष्प। तो जलवाष्प का भी क्या होता है रिमूवल होता है स्टोमाटा से। ठीक है, तो चलिए तो हमारा ये तीनों आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी राइट आंसर बच्चे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में चलेंगे। कह रहा छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन दोनों का जो जोड़ होता है, बीच में जो जंक्शन होता है, तो इन दोनों के जंक्शन पर पाई जाने वाली एक छोटी सी क्या होती है नली नुमा संरचना होती है।
सपोज दैट कि ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इन दोनों के बीच एक पतली जैसी क्या है, एक जोड़ है, और ये आपका क्या है, मान के चलिए लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे होगा, इसमें इस तरह से क्या रहते हैं, कुंडलित आपके सारे क्या रहेंगे, सारा उसका संरचना रहता है। तो ये जो जंक्शन कहलाएगा ना, ये कहलाता है सीकम। क्या कहलाता है, सीकम। क्या कहलाता है, नलीनुमा संरचना क्या कहलाएगा, सीकम कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोग जैव प्रक्रम का ये जो चैप्टर था, जो कि एनसीईआरटी का बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर था, तो ये हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको हमारा जो आज का ये डिस्कशन क्लास है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और आप सभी जो है अपना सुझाव ज़रूर दें, ताकि और भी हम आपके लिए बेटर जो है कॉन्सेप्ट लेकर आएँ। तो चलिए बच्चे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को बाय बाय।